हेलो क्रशर्स, वेलकम टू द क्रैश अप योलो सीरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर एन आइडियल गैस। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से जो गैस के पार्टिकल्स इस तरीके से मूव करते रहते हैं उसके कारण एक वॉल पर प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर और वेलोसिटी में एक लिंक निकालेंगे और प्रेशर और वेलोसिटी का लिंक आ गया, फिर हम प्रेशर को टेम्परेचर से लिंक करेंगे और टेम्परेचर और वेलोसिटी में भी लिंक निकालेंगे। एक फॉर्मूला डेराइव करने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करने वाले हैं। इस वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रैश अप एग्जिस्ट करता है ताकि सभी तक हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में पहुंच सके, ताकि सभी को अपॉर्चुनिटी मिले अपनी लाइफ को बदल पाने की, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाने की। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ इस मिशन में मेरा सपोर्ट करो। उसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं उनको चेकआउट कर सकते हो। साथ में इस सेशन के कलरफुल हैंडमेड नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज़रूर डाउनलोड करें। PDF एब्सोल्युटली फ्री है। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाक से रिकैप करते हैं, देखते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। ये स्लाइड में से कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। हमने देखा था कि हमारी जो गैस होती है वो बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है, जो कि रैपिडली रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए बोली जाएंगी। लेकिन बहुत सारे पार्टिकल जब मिलके हम जिसे गैस बोलते हैं, उसके लिए हम ये सब डिफाइन नहीं करते। उसके लिए हम प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी या नंबर ऑफ मोल्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे काम की हैं, जिनको हम इस बार इन दोनों में ही लिंक पता करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वेलोसिटी और टेम्परेचर या वेलोसिटी ऑफ प्रेशर में फॉर्मूला क्या है वो डेराइव करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT के बारे में भी पढ़ा था। बहुत सारे क्वेश्चंस भी वहाँ पर सॉल्व किए थे। अब देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, किस तरीके से वेलोसिटी को प्रेशर और फिर टेम्परेचर से हम लिंक कर सकते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ KTG यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पोस्टुलेट्स का मतलब हम एक थ्योरी अभी देखने वाले हैं, उसके लिए हमने क्या क्या अजम्पशंस मानी हैं वो सब हमें लिखना होगा। सबसे पहले तो गैस होती क्या है। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स है, उसके अंदर हमारे पास गैस है। अच्छा, गैस होगी कैसे? अभी तक हम जानते हैं कि हमारी गैस जो है छोटे छोटे इस तरीके से बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है। हम मान के चलते हैं कि गैस जिन एटम्स या मॉलिक्यूल से बनी है सब के सब एकदम आइडेंटिकल है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यही बन जाता है हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। इसको लिख लेते हैं, ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है इसका मतलब इनका सभी का साइज, सभी का शेप, सभी का मास सब बराबर होगा, है ना, हर तरीके से आइडेंटिकल है। दूसरा पोस्टुलेट, हम मानते हैं कि जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता है। तो इसको लिख लेते हैं, हमारे पास नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो हमारे पास कोई भी दो इस तरीके से एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच में अगर कोई फोर्स लगता, तो मान लो अभी मैं उसको दिखाने के लिए समझा दूं कि स्प्रिंग से कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगा हुआ है, तो अगर इनके बीच में कोई भी फोर्स होता तो आपस में फिर अब ये पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती, हाफ के एक्स स्क्वायर जैसे होती है। तो ये सीधा सीधी एनालॉजी नहीं है कि उनके बीच में स्प्रिंग लगी होती। मैं बता रहा हूँ अगर कोई भी फोर्स होता तो उसके कारण कोई ना कोई तरह की पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर आ सकती थी। हमें वो सब कंसिडर नहीं करना है। तो नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसी से हमें पता चलता है कि नो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये हमारे जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो सब मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, और उनकी कहीं ना कहीं टक्कर होगी, या तो वो दीवार से टकराएंगे या फिर वो दूसरे किसी एटम या मॉलिक्यूल से टकरा जाएंगे। तो इनके जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो सब इलास्टिक इन नेचर होते हैं। इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इलास्टिक होते हैं मतलब कोलिजन के दौरान कोई एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं हो रही है, कहीं और जा नहीं रही है ना, एनर्जी वहाँ पर कंजर्व रहती है। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट हम लिखेंगे, ऑल कोलिजन्स
आर इलास्टिक। कौन कौन से कोलिजन्स की बात हो रही है? गैस का कोलिजन हो जाएगा गैस के ही दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से, या फिर गैस के एटम या मॉलिक्यूल का कोलिजन हो सकता है वॉल से। सभी को इलास्टिक मानना है। फिर हमारा अगला पोस्टुलेट आता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल। इसका मतलब हमारे पास ये जो गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे हैं, है ना। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो इसके दो फायदे होंगे, दोनों फायदों को हम समझते हैं। पहला फायदा इसका, जो पहला फायदा इससे हमें मिलता है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका मतलब क्या हो, मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है और इसमें अगर गैस के बड़े बड़े इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर मैं इनको बोलूं कि यार एक काम करो, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक साइड में इकट्ठे हो जाओ, तो यहाँ पर देखो ये सारे के सारे साइड में इकट्ठे होंगे, तो गैस का वॉल्यूम सिर्फ इतना सा ही बचता है। ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम हो जाता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम है। लेकिन अगर हमारे पास छोटे छोटे से इस तरीके से एटम से मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये वाला जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसलिए हम मान पाएंगे कि जो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है वही पूरी गैस का वॉल्यूम है, मतलब गैस फ्रीली पूरे में मूव कर सकती है, गैस के लिए वॉल्यूम की कमी नहीं हो रही। आइडियल गैस के केस में ये अपने आप हो जाएगा। रियल गैस के केस में हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल का साइज जीरो तो नहीं होता, कुछ तो होता ही है, तो वहाँ पर ये एजम्पशन थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अभी हम आइडियल गैस की बात करें तो हम इसको मान के चलेंगे। इसका दूसरा फायदा भी होता है, वो क्या, लिखो से, नो रोटेशनल मोशन फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब अगर हमारे पास इस तरीके से कोई मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है, तो वो या तो इधर मूव कर सकता है या फिर एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन से मूव करेगा, लेकिन उसका रोटेशन नहीं होगा। हमें रोटेशन के इफेक्ट्स कंसिडर नहीं करने। हमारे पास वो बॉल आएगी, टकराएगी, चली जाएगी, इधर उधर वो जा रही है, उसके कोलिजन्स हो रहे हैं। रोटेशन को हमें काउंट नहीं करना है, कंसिडर नहीं करना है अभी वाली कैलकुलेशंस में। ये भी इसी का फ़ायदा हमें मिल जाता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट, क्या आप इनकी स्पीड के बारे में बता सकते हो? ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड क्या होगी? देखो, हो सकता है कोई यहाँ से ऐसे तेज़ी से जा रहा हो, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या है इनकी वेलोसिटी? हम मान के चलते हैं कि गैसेस का मोशन एब्सोल्युटली रैंडम है, तो इनकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। इसको हम लिखेंगे गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। इससे हमें मिल जाता है कि इनकी जो स्पीड होगी, स्पीड विल रेंज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट हो सकती है? 0 मीटर पर सेकेंड तो समझ में आता है, इनफाइनाइट मीटर पर सेकेंड हो नहीं सकती। हमारे पास ऑब्वियसली एक अपर लिमिट होती है, c इज इक्वल टू अपर लिमिट। ये हो जाती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, उससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। तो बस यही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। और हमारे पास इसी का दूसरा पार्ट आ जाता है कि भाई हमारे पास जो रैंडम मोशन है, ये रैंडम मोशन तो है बट मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या? मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब? देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई गैस का मॉलिक्यूल है और उसकी इस तरफ वेलोसिटी है, तो अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को कंसिडर करें तो वो नीचे भी जा सकता है, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन उसका हो सकता है, लेकिन हम वो कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे लिए स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो वो स्ट्रेट लाइन ही है। ये ग्रेविटी वगैरह या किसी भी और कारण से हमारे पास कोई भी कर्व मोशन नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन में सारे के सारे मोशन होंगे। अगर वो इधर जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, इधर आ रहा है तो स्ट्रेट आएगा, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन वाले मोशन होने चाहिए। नेक्स्ट पोस्टुलेट, हम मान के चलेंगे कि आइडियल गैस बिहेवियर यहाँ पर फॉलो हो रहा है। आइडियल गैस मानेंगे, इसका मतलब PV विल ऑलवेज बी इक्वल टू nRT। अच्छा, रियल गैस कब हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। अब ये पोस्टुलेट से हम थोड़ा हट गए। रियल गैस एट
हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर क्या है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है उसका, इसका मतलब मैं भी बता देता हूँ, थोड़ी देर में हम डिराइव करेंगे कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है ना। इसका मतलब हाई टेम्परेचर मतलब हाई स्पीड, एवरेज स्पीड बढ़ गई, स्पीड ज़्यादा तेज होगी तो देखो हमारे पास इस तरीके से डेविएशन नहीं होगा, वो डेविएशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम आइडियल गैस बिहेवियर की तरह इन पॉस्टुलेट की तरफ जाते रहेंगे, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा हमारे स्ट्रेट लाइन से डेविएशन कम हो जाएगा, है ना। धीरे जाएगा तो ज़्यादा डेविएशन होगा, तेज जाएगा तो डेविएशन कम हो जाएगा। इसलिए हाई स्पीड इज़ फेवरेबल फॉर आइडियल गैस बिहेवियर। और लो प्रेशर का मतलब देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर प्रेशर की वैल्यू कम है, टेम्परेचर हाई है, यानी वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा, इसका मतलब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होंगे, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर रियल गैस में एग्जिस्ट भी करते हैं तो वो इतनी दूर दूर हैं कि उनका ज़्यादा असर होगा नहीं। तो यहाँ पर इसकी वजह से हमें पता चलता है कि लेस इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, इससे हाई स्पीड से पता चलता है स्ट्रेट लाइन पाथ। रियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, इसका मतलब वो आइडियल गैस बनने लगती है, आइडियल गैस की तरफ उसका बिहेवियर टेंड करता है, तो इसको हम बोल देंगे आइडियल गैस की तरह बिहेव कर दी। ये बहुत जगह डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इज दैट कंडीशन। अब हम स्टार्ट करेंगे किस तरीके से हमारा प्रेशर वेलोसिटी का फंक्शन होता है, और फिर हम पता कर लेंगे प्रेशर आ गया तो टेम्परेचर किस तरीके से लिंक है, तो वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच में भी हमें रिलेशन निकालना है। स्टार्ट करते हैं। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, बोर्ड्स में डायरेक्टली डेरिवेशन बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन देख लेते हैं पहले है क्या। तो इसको सिंपल रखने के लिए हम एक काम करेंगे, एक क्यूब लेते हैं इस तरीके से, इस क्यूब की साइड ले ली जाए एल। ये कैसी क्यूब है यार, इसको बनाओ पहले क्यूब। ये था हमारा एक्स एक्सिस, ये था हमारा जेड एक्सिस, और ये है हमारा वाई एक्सिस। अब इसके अंदर अभी मान लेंगे हम यहाँ पर एक गैस का मॉलिक्यूल है जिसका मास है m। यहाँ पर m स्मॉल m है ना, m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अच्छा, अभी जो हम आइडियल गैस मान के चल रहे हैं वो है मोनो एटॉमिक, एटॉमिक, ठीक। मोनो एटॉमिक मानने का फ़ायदा क्या होगा, मोनो एटॉमिक है तो उसमें सिर्फ मोशन हो सकता है इस तरीके से, वो इतनी छोटी है कि उसमें रोटेशन नहीं होगा, उसकी रोटेशनल एनर्जी और कोलिजन में रोटेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो सब हमें कंसिडर ही नहीं करना है। ओके, हमारे पास यहाँ पर बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो उसको बोला जाएगा n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। ऑलराइट, अब देखो ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ये रैंडम मोशन में है, तो ये किस तरफ जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, कहीं भी जा सकता है। तो इसकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स होंगे, vx, vy एंड vz। कोई भी एक स्पेशल डायरेक्शन नहीं होता, गैस को हम मान के चलते हैं आइसोट्रोपिक है, तो उसके vx में जितना होगा उतना ही vy में भी हो सकता है, vz में भी हो सकता है। कभी vx ज़्यादा होगी, कभी vy ज़्यादा होगी, कभी vz ज़्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए सब मिल मिला करके एवरेज आउट हो जाते हैं, सब बराबर से हो जाते हैं। अभी हम सिर्फ vx को कंसिडर करेंगे, vx। अब ये पार्टिकल इधर आएगा, यहाँ टकराएगा, फिर वापस जाएगा, सीधे टकराया है तो फिर दूसरी वॉल से टकराएगा, फिर वापस इधर जाएगा, ठीक है। तो इसका इस तरीके से मोशन होता रहेगा। हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये हमारी एक साइड है, ये हमारी दूसरी साइड है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है इस तरीके से L, और इसकी ट्रैजेक्टरी देखो, ये यहाँ से था, इस तरीके से चला है, टकरा के वापस सीधे इधर आया होगा, यहाँ पर टकराएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर टकराएगा, फिर ये इधर आएगा, इस तरीके से इसका टकराव चलता रहेगा।
इसकी इस दिशा में जो है वेलोसिटी वो है vx। कुछ कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर एक कोलिजन में कितना हमारे पास मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ है। डेल्टा p इन वन कोलिजन, उसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, इस तरफ था पहले mvx, बाद में उसका हो जाएगा टकराने के बाद mvx, तो चेंज की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स mvx, है ना। पहले इधर था mvx, फिर उसको 0 किया गया, फिर उतना ही इधर बढ़ा दिया गया, तो 2 mvx इज द चेंज। ओके, टाइम की बात की जाए, डेल्टा टी, कितना टाइम लगा ये मोमेंटम को ट्रांसफर होने में? देखो हम जानते हैं कि जब कोलिजन होता है बहुत छोटे से टाइम के लिए होता है और उसी में सारा का सारा मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन हमें वो वाला टाइम कंसिडर नहीं करना है, वो एक इंस्टेंट हुआ। हमें पता है कि यार ये यहाँ पे भड़ 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 इस तरीके से बहुत सारा होता जा रहा है। हम ओवरऑल एवरेज आउट करना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे कितना लगा है, पूरा का पूरा ड्यूरेशन। 1 सेकंड में मान लो 500 बार कोलिजन हो गए, तो हम 500 कोलिजन मल्टीप्लाइड बाई एक कोलिजन में कितना होता है हमारा मोमेंटम ट्रांसफर डिवाइडेड बाई 1 सेकंड करेंगे, तो हमें यहाँ पर एक पूरे सेकंड के लिए कितना एवरेज फोर्स लग रहा होगा वो पता चल जाएगा। हमें वही एवरेज फोर्स पता करना है। तो हमारे पास डेल्टा टी, यानी कि हम ये देखेंगे एक कोलिजन और फिर से दोबारा कोलिजन होने के बीच में कितना टाइम लगा है वो पता कर लेते हैं। तो वो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, यहाँ से यहाँ तक गए थे L और फिर से यहाँ से टकरा कर आए होंगे L, डिस्टेंस हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाय हमारे पास की जो स्पीड है वो पूरे टाइम vx ही रही है, खाली डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो ये हमारे पास टाइम लग गया। ओके, फोर्स क्या होता है? फोर्स एवरेज, उसकी वैल्यू हो जाती है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज आउट कर दिया, इम्पल्सिव फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, उसको एवरेज आउट कर रहे हैं लंबे समय के लिए। तो यहाँ से फोर्स एवरेज की वैल्यू हो जाती है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी था 2mvx डिवाइडेड बाई डेल्टा टी है 2l अपॉन vx। यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाता है और इसकी वैल्यू आ जाती है mvx स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। बहुत ही सिंपल, हमारे पास एवरेज फोर्स आ गया कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतना एवरेज फोर्स लगता रहता है। अगर एक पार्टिकल ऐसे खट 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 टकराता रहता है तो ये फोर्स यहाँ पर इम्पार्ट हो। लेकिन एक पार्टिकल की ये बात थी है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ वन एटम, ड्यू टू वन एटम। हमारे पास कितने एटम है टोटल? n, कैपिटल N है ना। टोटल फोर्स इज इक्वल टू n, मल्टीप्लाई कर दो आप इस चीज से, n इंटू mvx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। हमारे पास टोटल फोर्स आ गई। ये किस चीज़ के ऊपर फोर्स लगा है? ये फोर्स लगा है इस वाले एरिया के ऊपर। अच्छा, अब मुझे प्रेशर पता करना है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू है n mvx स्क्वायर डिवाइडेड बाय l डिवाइडेड बाय एरिया। ये वाला एरिया कितना है? अभी क्यूब थी, ये भी साइड L है, ये भी साइड L है, तो हमारे पास एरिया हो जाएगा L स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाती है n mvx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L क्यूब। और देखो यहाँ पर L क्यूब क्या है, कौन बता सकता है? L क्यूब है हमारी इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम। ये हो जाएगा n mvx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ गया P। अब यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं। पहली चीज़, हमारे पास एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए हमने वेलोसिटी मानी थी vx, उसके कारण हमारे पास जो फोर्स आता था वो mvx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l आता था, लेकिन उसको हमने n पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया। n पार्टिकल्स में अब देखो यहाँ पर l तो सभी के लिए सेम है, m भी सभी के लिए सेम है, लेकिन क्या सभी के लिए vx की वैल्यू सेम थी? कोई यहाँ पर तेज इधर जाता होगा, कोई यहाँ पे धीरे जाता होगा, है ना। किसी की वेलोसिटी का y कंपोनेंट ज़्यादा होगा, उसका x कंपोनेंट कम होगा। तो यहाँ पर हमें एवरेज वैल्यू लेनी चाहिए थी, और एवरेज वैल्यू किस चीज़ की लेनी चाहिए थी? vx के स्क्वायर की। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा दिस इज
एवरेज, राइट, वी एक्स स्क्वायर एक एवरेज वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं, वी एक्स स्क्वायर एवरेज, वी एक्स स्क्वायर एवरेज, दिस इज एवरेज ऑफ वी एक्स का स्क्वायर। अब ये बड़ी टेढ़ी सी चीज़ आ गई, एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वायर होता है क्या? तो देखो, किसी भी गैस पार्टिकल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास उसका एक वी एक्स कॉम्पोनेंट हो सकता है, उसका एक वी वाई कॉम्पोनेंट हो सकता है, उसका एक वी जेड कॉम्पोनेंट हो सकता है। अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखनी है, द गैस इज आइसोट्रोपिक, गैस इज आइसोट्रोपिक। इसका मतलब क्या हुआ? आइसोट्रोपिक है, उसके लिए कोई एक प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है ना, नो प्रिफर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर n, कैपिटल N, इतने सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें सभी में अगर मैं एवरेज इसका निकालना चाहूँ तो जितना Vx होगा उतना ही Vy होगा, उतना ही Vz होगा। कोई रीज़न नहीं है कि सभी का अगर मैं एवरेज आउट करूँ तो Vx ज़्यादा निकल के आ जाए, करेक्ट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि Vx के स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू Vy के स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू Vz के स्क्वायर का एवरेज। अच्छा, और एक चीज़ हम जानते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है v, वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर। अगर यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की जगह एवरेज वैल्यूज़ लूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू Vx का स्क्वायर प्लस Vx का स्क्वायर प्लस Vx का स्क्वायर। क्यों हुआ? क्योंकि ये तीनों बराबर थे, तो यहाँ पर तीनों जगह मैं सेम लिख सकता हूँ, तो ये हो जाता है 3Vx का स्क्वायर। यहाँ पर ये वेलोसिटी स्क्वायर्ड है, एवरेज वेलोसिटी के स्क्वायर की बात हो रही है, एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये सारी की सारी एवरेज वैल्यूज हैं, दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज, दिस इज ऑल्सो एवरेज। हमारे फॉर्मूले में Vx स्क्वायर का एवरेज का यूज़ है, यहाँ से Vx स्क्वायर के एवरेज को मैं V स्क्वायर के एवरेज की टर्म्स में लिख सकता हूँ, तो वो वैल्यू आ जाएगी Vx के स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू V स्क्वायर का एवरेज डिवाइडेड बाय 3। और अब इस वैल्यू को हम रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में, हमारे पास प्रेशर की वैल्यू हो जाती है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 Nm अपॉन V मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर का एवरेज। अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। हमने डेराइव कर लिया प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 Nm अपॉन वॉल्यूम टाइम्स V स्क्वायर का एवरेज। कुछ चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। पहली चीज़, ये m क्या था? m था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक। कैपिटल N क्या था? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उन सभी मॉलिक्यूल सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, तो सबका मास स्मॉल m होगा। तो ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? इस पूरी गैस का जितना भी मास था, है ना, तो ये बन जाता है टोटल मास ऑफ द गैस। हमारे फॉर्मूले में और एक टर्म है, ये V स्क्वायर का कुछ एवरेज लिया हुआ है। तो अभी क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लो गैस में पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, सभी की स्पीड कितनी हो जाएगी? V1, V2, V3, V4, इस तरीके से सारी की सारी मान लो वो वेक्टर है। अच्छा, इन सबका मैं एवरेज ले दूँ तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। वो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? वो एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली जीरो होगी। कोई इधर जा रहा है, 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 सेंटर ऑफ मास तो नहीं मूव कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली जीरो आने वाली है। इसलिए एवरेज वेलोसिटी हमारे उतने ज़्यादा काम की नहीं होती। तो हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहले हम बोलेंगे VRMS इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये कैसी वेलोसिटी हुई? पहले तो सभी वेलोसिटीज़ का स्क्वायर किया जाए, है ना। V1 का स्क्वायर कर दो, V2 का भी स्क्वायर कर दो, V3 का भी स्क्वायर कर दो, ऐसे हमारे पास जितनी भी वेलोसिटी है सबका स्क्वायर कर दो, उल्टे डायरेक्शन में चलते स्क्वायर कर दो, फिर उसका मीन निकालो।
उसका मीन निकालो यानी उसकी एवरेज निकालो, तो इन सभी को हम ऐड करेंगे, जितनी वेलोसिटी है v n का स्क्वायर कर देंगे, फिर इनको डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास जितने थे, तो इससे हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ आ गए, फिर उसके बाद उसका रूट ले लेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से अंडर रूट आ जाता है। ये हो जाता है हमारा VRMS। इस वेलोसिटी का बहुत यूज़ आने वाला है। अच्छा देखो, अगर मैं VRMS का स्क्वायर कर दूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस 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 डिवाइडेड बाय n, और यही तो हो जाएगा हमारे V स्क्वायर का एवरेज जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस कारण से मैं फॉर्मूले को फिर से रीराइट कर दूंगा, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 NM VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो चीज़ है ये था हमारा टोटल मास ऑफ द गैस, नीचे है वॉल्यूम जो जाता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो ये मास अपॉन वॉल्यूम ये वाली चीज़ बन जाती है प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इंटू VRMS का स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, प्रेशर, डेंसिटी और VRMS के बीच में लिंक। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या हम इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं? अगर मैं वॉल्यूम को इस तरफ ले आऊँ तो इस तरफ क्या हो जाता है, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से मुझे और एक चीज़ मिलती है, PV इज इक्वल टू nRT विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो हमारे पास इस तरफ क्या बचता है 1/3 NM VRMS का स्क्वायर, तो 1/3 NM इंटू VRMS का स्क्वायर। यहाँ से देखो हम फिर लिख सकते हैं, ये 3 को दूसरी तरफ ले आओ, n को नीचे ले जाओ, तो ये हो जाता है हमारे पास 3RT इज इक्वल टू NM डिवाइडेड बाय n इंटू VRMS का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाली चीज़ क्या है, ऊपर है हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने हैं, तो इस गैस का टोटल मास आ गया ना, हम पहले भी देख चुके हैं टोटल मास ऑफ द गैस। नीचे क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये है टोटल मास ऑफ द गैस, ये है नंबर ऑफ मोल्स। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमें मिल जाता है मोलर मास ऑफ द गैस। तो हम किससे लिखते हैं, कैपिटल M, और VRMS एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज मोलर मास ऑफ गैस। इसकी यूनिट क्या होगी, मोलर मास ऑफ गैस की मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, है ना, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मोल। ये चीज़ याद रखना है। यूजुअली हमें अगर बोला जाता है हाइड्रोजन गैस का मोलर मास क्या है, तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन का मोलर मास हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल, लेकिन 2 ग्राम पर मोल वो ऐसा यूनिट नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा 0.002 ग्राम पर मोल। तो ये किलोग्राम पर मोल में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। इसी को अब मैं फिर से रीअरेंज कर दूंगा, देखो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय M, जहाँ पर मोलर मास इज इन किलोग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूले आ चुके हैं। इन दोनों फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, VRMS का देखो ये वाला फॉर्मूला हमारे ज़्यादा काम आएगा। VRMS इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसी भी गैस के लिए उसका मोलर मास तो कांस्टेंट होता है, R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी RMS वेलोसिटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अच्छा, यहाँ पे देख के लग रहा होगा वेलोसिटी प्रेशर का भी तो फंक्शन आ रहा है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, VRMS इज इक्वल टू 3p/ρ का अंडर रूट। क्या ये काम नहीं करेगा? अगर मैं प्रेशर कम ज़्यादा करूँगा तो क्या वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा? देखो प्रेशर बढ़ाते हैं अगर तो हम उसकी वॉल्यूम कम करते हैं, है ना। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम करेंगे, और वॉल्यूम कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हो सकता है प्रेशर बढ़ा रहे हो और ये भी बढ़ जाए, तो वेलोसिटी RMS पे क्या असर होगा वो हमें तब पता चलेगा जब टेम्परेचर पे क्या हो रहा है वो पता चलेगा। वेलोसिटी RMS टेम्परेचर की वजह से हम चेक करेंगे यूजुअली। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What is the RMS speed of hydrogen gas at 27 डिग्री सेल्सियस? ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ताकि हमें पता तो चले 27 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मौजूद है ही सही। उसकी स्पीड पहले तो गैस करो किस ऑर्डर की होगी, वो 2 मीटर पर सेकेंड टाइप की होगी या फिर वो 200 मीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, कितनी तेज़ एटम जा रहे होंगे, बस गैस करने की कोशिश करो।
यहाँ पे वैसे फॉर्मूला क्या हम यूज़ करने वाले हैं, हमारे पास VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय M, जहाँ पर ये होगा किलोग्राम पर मोल में। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कैसे है। हमारे पास VRMS की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 3, R की वैल्यू क्या आती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, टेम्परेचर कितना है 27 लिखते हैं। यहाँ पर ये जो T होता है वो केल्विन में होता है, 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन डिवाइडेड बाय किलोग्राम पर मोल में मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है पहली बात तो, H2 मॉलिक्यूल होगा उसका, राइट, यानी कि 2 ग्राम पर मोल होता है, लेकिन हमें ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा तो हो जाएगा 0.002 किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.002। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप इसको अप्रॉक्सीमेट कर लो। ये हमारे पास इस तरीके से कट जाता है, ये हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका अंडर रूट। अप्रॉक्सीमेशन हमने यहाँ पर कर लिया है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ से 3 और 2 6 बाहर आ जाएगा, हमारे पास 600 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट का 10 यहाँ पर बचेगा। अंडर रूट 10 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 से थोड़ा बड़ा ही होगा वो, तो 3.2 वो होता है, तो 600 इंटू 3.2 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं 2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। आओ आगे टकरा के गए, लेकिन इतनी तेज लगता नहीं है, उसका मास बहुत कम होता है, तो हल्का हल्का जो हमें प्रेशर फील हो रहा है, वैसे छोटे छोटे बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं, उसके कारण ही हमें प्रेशर फील होता है। अच्छा, यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है कि हमारे पास मान लो इस तरीके से गैस है, इसमें भरी हुई है 3 लीटर 180 एम्पर, है ना, यहाँ पर एक पिस्टन है, फिर मैंने यहाँ पर इसको कंप्रेस कर दिया थोड़ा सा इस तरीके से, तो कंप्रेस किया तो इसका वॉल्यूम बचा है 1 लीटर और प्रेशर हो गया हुआ इसका 380 एम। तो अब इन दोनों ही केसेस में हमारे पास पहली बात बता दिया है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे है, ये भी 27 डिग्री सेल्सियस पे। क्या दोनों केसेस में RMS वेलोसिटी सेम होगी? क्या यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स इधर जाके ऐसे टकरा रहे हैं उनकी स्पीड और इस केस में यहाँ पे प्रेशर 3 टाइम्स है, क्या दोनों में सेम होगी? इसका आंसर है हाँ, क्योंकि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर भले ही कुछ भी हो, हमारे पास फॉर्मूला यही वाला होता है। आपने दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा देखा था, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p/ρ। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास प्रेशर अलग अलग है, 180 m और 380 m, लेकिन डेंसिटी भी तो अलग है। यहाँ पे इसकी डेंसिटी भी 3 टाइम्स होगी, सेम अमाउंट ऑफ गैस थी, उसी को कंप्रेस करके वॉल्यूम 1/3 कर दिया, डेंसिटी भी 3 टाइम्स हो गई होगी, प्रेशर भी 3 टाइम्स हो गया होगा, तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे हम लिख भी लेंगे VRMS इज सेम फॉर बोथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और एक सवाल देखते हैं। At a certain temperature, the RMS speed of hydrogen molecule is 2 km per second. What will be the RMS speed of oxygen gas at same temperature? तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई M। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया, देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर रूट ऑफ मोलर मास। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है तो वो कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M1 डिवाइडेड बाय M2 ना, ये डिनोमिनेटर में अगर ये ऊपर होता तो M2/M1 हो जाता है। ठीक, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी V1 इंटू अंडर रूट ऑफ M1/M2
वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। V1 यानी ये हाइड्रोजन की बात हो रही है। हाइड्रोजन के लिए V1 की वैल्यू थी 2000 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय M1 क्या होगा, हाइड्रोजन का मोलर मास। मोलर मास वो होता है 2 ग्राम पर मोल। यहाँ पर हमें इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे भी सेम ही यूनिट है, जो भी यूनिट होगी वो कट जाएगा। तो ऑक्सीजन का हमारे पास मोलर मास क्या होता है, O2 एंड H2 की बातें हो रही थी यहाँ। O2 का हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ये आ जाता है 2000 डिवाइडेड बाई √16 विच इज़ इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। हम जिस ऑक्सीजन की सांस ले रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, हम उसको कितनी तेज खींचे, लेकिन वो इतनी तेज 500 मीटर पर सेकेंड से वो यहाँ पे वैसे ही रैंडम मोशन कर रही है। और एक छोटा सा वेरिएशन देखते हैं इसी क्वेश्चन का। At a certain absolute temperature x, the RMS speed of hydrogen molecule is 2 km per second. At what temperature the RMS speed of oxygen will be the same? तो हमारे पास फॉर्मूला फिर से वही है, VRMS इज इक्वल टू √3RT डिवाइडेड बाय M। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया, देखो हमें बोला गया है कि दोनों की RMS स्पीड सेम है। इसका मतलब दोनों के लिए 3RT/m की वैल्यू भी सेम होगी, यानी कि दोनों के लिए T/m की वैल्यू सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं T1/m1 विल बी इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय M2। बस यही हमें पता करना है। हाइड्रोजन के लिए T1 की वैल्यू है x, उसका मोलिकुलर मास होता है 2 ग्राम पर मोल। और ऑक्सीजन के लिए हमें T2 पता करना है, उसका मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। यहाँ से हमें पता चलता है T2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स x। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या है, उसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं, देखने की कोशिश करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से। तो देखो हमारे पास इस तरीके से मान लो एक गैस थी जो कि एक क्यूब में थी, बहुत सारे इस तरीके से मॉलिक्यूल्स है, किसी की वेलोसिटी इधर है, किसी की इधर है, किसी कम है, किसी की ज़्यादा है, बहुत सारे इस तरीके से पार्टिकल्स हो सकते हैं। सभी का मास है m। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना था, कैपिटल N, और सबकी कुछ कुछ अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं। तो एक बात बताओ मुझे, काइनेटिक एनर्जी टोटल इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कितनी होगी, क्या कोई बता सकता है? अगर मेरे पास एक पार्टिकल होता तो उसकी कितनी होती, हाफ m v1 स्क्वायर, क्योंकि उसकी वेलोसिटी v1 है। दूसरे वाले के कारण हो जाएगी हाफ m v2 का स्क्वायर। सभी के मास बराबर है ना, एक ही गैस की बात हो रही है, सबका सारे के सारे पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं। इसी तरीके से हाफ m v3 स्क्वायर प्लस सारे के सारे ऐड करते चलो, इसी की वैल्यू हो जाएगी। देखो यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, हाफ m को मैं कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचता है, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस 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 प्लस, ये हमारे पास ब्रैकेट में बचता है। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो देखो मैं और एक काम करूँगा, यहाँ पर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा कैपिटल N से, मल्टीप्लाई भी कर दूंगा कैपिटल N से। वैल्यू तो सेम की सेम ही है। कैपिटल N क्या थी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ है, v1 का स्क्वायर, सभी वेलोसिटीज़ का स्क्वायर किया और फिर उनका एवरेज ले लिया, है ना। तो ये हो जाएगी हमारा VRMS का स्क्वायर, राइट। तो ये इसी को मैं लिख सकता हूँ हाफ m VRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास VRMS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3RT डिवाइडेड बाय M। इस जगह पे ये सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो बन जाती है हाफ m n इंटू 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब देखो यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये है, इसमें m मास के टोटल n पार्टिकल्स, यानी कि इस गैस का टोटल मास, दिस इज टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, कि एक मोल में कितना मास होता है। तो ये है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल मास डिवाइडेड बाय मास पर मोल
इंटू आर टी। तो ये जो चीज़ है वो क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। देखो अगर हमारे पास एक मोल में 5 किलोग्राम होता है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हमारे पास 20 किलोग्राम टोटल मास है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 मोल ही वैल्यू रही होगी। तो इस तरीके से ये बन जाता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, और ये बन जाता है 3/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 3/2 nRT विच इज ऑल्सो इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT लगा दो तो ये हो जाएगा 3/2 PV। अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस आई, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मेरे को लिखनी पड़ेगी कि अभी तक हमने जितनी भी कैलकुलेशन करी थी, जो भी फॉर्मूले वगैरह सब डिराइव किए थे, ये सब थे मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये जो एनर्जी की बात है, देखो यहाँ पर हमने सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को कंसिडर किया है, 12 mv²। अगर कोई डायटॉमिक गैस है तो उसमें रोटेशन के कारण भी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ये हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस, लेकिन कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी, ओनली ट्रांसलेशनल। हमने जब ये स्टार्ट किया था तो यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ है, ये है 12 mv1², 12 mv2², सबकी एनर्जी को हम ऐड करते जा रहे हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी थी, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, टोटल। ये ऐसा नहीं है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल, वो नहीं, टोटल काइनेटिक एनर्जी। एक डब्बे में अगर गैस पड़ी है जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, तो देखो उसकी टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 PV, या फिर 3/2 nRT, आप इससे भी पता कर सकते हो। इसी फॉर्मूले के दो छोटे छोटे वेरिएशन और बना लेते हैं। ये देखो हमें टोटल बताया गया है, लेकिन अगर मुझसे बोला जाए कि पर मोल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो इसी को मैं नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूँगा। इसको फॉर्मूले को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, n से n कट जाएगा, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पर मोल, उसकी वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 3/2 RT। और अगर मुझसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक किसी पर्टिकुलर एटम को पकड़ लो और बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो कैसे बताऊंगा, वो मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि सबकी वेलोसिटीज अलग अलग हैं। लेकिन मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बता सकता हूँ, किसी की कम होगी किसी की ज़्यादा होगी, लेकिन एवरेज तो मैं पता कर सकता हूँ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कौन सी हो जाएगी, इस पूरी की पूरी टर्म को आप नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दो, तो हम लिख देंगे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, देखो वो आ जाएगी 3/2 nRT डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने एटम्स हैं, जिसकी वैल्यू है कैपिटल N। लेकिन उसको कैपिटल N ना लिख करके मैं क्या लिख दूंगा, उसको नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़ कट जाती है और हमारे पास फिर आ जाता है R डिवाइडेड बाई Na। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये हो जाएगा 3/2 kBT। यही हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये आ गया हमारे पास। अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। Helium and argon are in a chamber at 27 degrees Celsius. Calculate average kinetic energy of each type of molecule, RMS speed of each type of molecule। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर हमारे पास एक इस तरीके से चेम्बर है, उसमें कुछ हीलियम है इस तरीके से, और उसमें कुछ आर्गन भी है। दो अलग अलग टाइप की गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, इसमें क्या चीज़ सेम होगी, यहाँ पर हम एक चीज़ तो बोल सकते हैं कि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। एक ही चेम्बर में है, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। T इज इक्वल टू सेम फॉर बोथ। देखा जाए तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम ही है, दोनों सेम ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं।
इतने छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, उसको पता भी नहीं चलता हीलियम वाले को कि अच्छा आर्गन भी है यहाँ पर। उसके लिए भी पूरे में मूव कर सकते हैं दोनों तरह के मॉलिक्यूल। किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको? पहले हम आते हैं पार्ट ए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। के ई एवरेज ऑफ वन मॉलिक्यूल, फॉर्मूले सारे सही होने चाहिए। वन मॉलिक्यूल उसके लिए हो जाता है 3/2 kb टाइम। ये फॉर्मूला सही लगाना है आपको, आर मत लगा देना यहाँ पर, है ना। और इसको आप याद भी रख सकते हो, आर जो होता है वो वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी, जूल्स में आ जाएगी। ये इसमें 10⁻⁻23 का फैक्टर है। छोटे से एटम की छोटी सी काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। सॉल्व करो, वैल्यूज रखो। 3/2 इंटू ये वैल्यू हो जाएगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर है 300 केल्विन। इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाता है 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल। बहुत ही अच्छा। अच्छा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पूछा। ये फॉर्मूला लगाते वक्त मुझे तो नहीं पता चला कि कौन सा मॉलिक्यूल के लिए लगाया मैंने, ये हाइड्रोजन के लिए लगाया, आर्गन के लिए लगाया। तो एक्चुअली दोनों के लिए वैल्यू सेम आने वाली है। सेम टेम्परेचर पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम होगी। यही टेम्परेचर का मतलब होता है। टेम्परेचर देखो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी से लिंक्ड है। सेम फॉर He एंड Ar एट सेम टेम्परेचर। अब आते हैं पार्ट बी पर। हमें पता करना है VRMS। VRMS का फॉर्मूला बताओ जल्दी, क्या होता है? वो होता है √3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये हो जाता है हमारा किलोग्राम पर मोल में। अब एक बात बताओ, दोनों गैसेस के लिए 3R और T तीनों चीज़ें सेम है, लेकिन दोनों का मोलर मास अलग अलग है। तो दोनों के लिए VRMS की वैल्यू अलग अलग आने वाली है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी RMS फॉर हीलियम। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √3R की वैल्यू होगी 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू है 300 केल्विन डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या लिखोगे? किलोग्राम पर मोल। हीलियम के लिए होता है वो 4 ग्राम पर मोल, यानी कि 0.004 ग्राम। अभी किलोग्राम हो गया, किलोग्राम पर मोल, kg पर। इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 1.37 किलोमीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर लगा के, या जैसे भी अप्रॉक्सीमेशन करने आपको। अच्छा, आर्गन के लिए आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? वेलोसिटी फॉर आर्गन, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय, आर्गन का मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम। तो ये 0.040 किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। और इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन इसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके लिए टास्क है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन बन गया है। हमें क्या पता है? VRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। यहाँ से देखो, तो आप इस तरीके से सॉल्व करो। अगर हमारे पास हाइड्रोजन की हमें पता है तो आर्गन की क्या होगी? आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, V2/V1 इज इक्वल टू √m1/m2। ये लगाओ, सॉल्व करो, अपना आंसर कमेंट में कर देना। बारिश आ गई। लेकिन अगर आपको केटी जी का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। और बारिश